हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस सेशन में। आज हम लोग दीपांकर गुप्ता कवर करने वाले हैं। दीपांकर गुप्ता यूजीसी नेट के लिए भी और वेरियस अदर सोशियोलॉजी के जो रिलेटेड एग्जाम हैं, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो जेके सेट का एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या कोई भी सेट, यूपी सेट का एग्जाम हो, यूके सेट का एग्जाम हो, एमपी सेट का एग्जाम हो, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सबके लिए दीपांकर गुप्ता जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्योंकि बुक्स से भी बहुत बार सवाल आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये किताबें हैं। अच्छा सॉरी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, राइट, लेकिन उल्टे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको जो है अरेंज करना होगा। तो 2013 में इन्होंने रिवॉल्यूशन फ्रॉम अबव, इंडिया फ्यूचर एंड द सिटीजन एलिट क्लास लिखी थी। एंड्रे बेते के साथ मिलकर के इन्होंने, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एंटी यूटोपिया किताब लिखी है इन्होंने। ठीक है, एंड्रे बेते के साथ मिलकर के 2005 में। कास्ट इन क्वेश्चन जो है इन्होंने 2004 में लिखी है। आइडेंटिटी और हायरार्की 2000 में इन्होंने इंटेरोगेटिंग कास्ट लिखी है, अंडरस्टैंडिंग हायरार्की एंड डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अभी मैं आप लोगों को जो डिफरेंस भी बताने वाला हूं, हायरार्की और डिफरेंस में क्या डिफरेंस इन्होंने बताया है, स्ट्रेटिफिकेशन कैसे इनइक्वालिटी और हायरार्की और डिफरेंस का यूज करता है, ये सारी बातों पर इन्होंने इस किताब में बात की है। नेक्स्ट इनकी किताब है मिस्टेकन मॉडर्निटी। तो ये बोलते हैं मॉडर्निटी जो है वो एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। कैसे, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। कल्चर स्पेस एंड नेशन स्टेट पर इन्होंने किताब लिखी है। और फिर उसके बाद 1991 में इन्होंने एक किताब को एडिट किया था, शर्मा कन्हैया लाल शर्मा जी की, जिसका नाम था कंट्री टाउन नेक्सस। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एनटीए बहुत पूछ रहा है कि कंट्री और टाउन के नेक्सस की बात किसने की है, तो दीपांकर गुप्ता और कन्हैया लाल शर्मा जी ने की है। चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है, इनइक्वालिटी एंड डिफरेंस, असमानता और अंतर। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं स्ट्रेटिफिकेशन को समझाने के लिए दिए हैं। लगभग सभी थिंकर्स ये मानते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि वर्टिकली या हायरार्किकली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स, यही मानते हैं, हमारे दिमाग में यही बैठा हुआ है। लेकिन दीपांकर गुप्ता उन थिंकर्स में थे जो ये मानते थे कि कई सारी ऐसी सोसाइटी है जहां पे स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन इनइक्वालिटी, डिफरेंस हायरार्की के आधार पर नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ज्योग्राफिकल टर्म था, जियोलॉजिकल लेयर से रिलेटेड, वहां पे स्ट्रेटा होता है अर्थ क्रस्ट में, और उसी को यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहते हैं कि इसीलिए ये मिसलीड करता है। इट इज मिसलीडिंग बिकॉज वी आर यूजिंग जियोलॉजिकल लेयर कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी के भीतर जो भूवैज्ञानिक परत है उसको दिखाने के लिए स्ट्रेटा यानी स्तरीकरण शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक भ्रामक है। हम अपने समाज में हर जगह स्ट्रेटा शब्द को हायरार्की में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इन गुप्ताज वर्ड, it mightly figuratively persuade to one to believe that stratification always implies layer that are vertically or horizontally arranged। तो ये कहते हैं कि ये भ्रामक है, क्योंकि गुप्ता के शब्दों में यह किसी को यह मानने के लिए प्रेरित कर सकता है कि स्तरीकरण हमेशा उन परतों को दर्शाता है जो लंबवत या पद अनुक्रमित होते हैं। ये कहते हैं फॉर ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ stratification we should be able to conceptually isolate it from hierarchy। ये कहते हैं if you want to understand the term stratification you have to isolate it, you have to separate it from the term hierarchy as the latter is one of the manifest of the former। ये कहते हैं later is the manifest of the former, यानी कि stratification is the manifestation of, sorry, hierarchy is the manifestation of स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन से क्या एक पार्ट है हायरार्की। हम ये मान के बैठते हैं कि फंडामेंटल है हायरार्की स्ट्रेटिफिकेशन का। दीपांकर गुप्ता आर्ग्यूज दैट नॉट ऑल द सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आर हायरार्किकल, सम आर बट मेनी आर नॉट। डिफरेंसेस रेदर देन हायरार्की
आर डोमिनेंट इन सम स्ट्रेटिफिकेटरी सिस्टम्स। ये कहते हैं कि इन्होंने कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स का अध्ययन किया है और ये वहां पर देखते हैं कि वहां पे हायरार्की नहीं है लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है। तो ये कहते हैं कैसे वो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बना है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, लोगों में अंतर है और उस अंतर की वजह से एक स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बना देते हैं। वो अंतर कैसा भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो सकता है, स्किल के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो मिसलीड, मतलब जो हायरार्की जो है दैट इज द मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। स्तरीकरण की सही समझ के लिए ये कहते हैं कि हमें जो पदानुक्रम का विचार है उससे स्तरीकरण को अलग करना होगा, तभी हम रियल मायने में स्तरीकरण को समझ पाएंगे। स्तरीकरण केवल पदानुक्रम नहीं है, ये कहते हैं, ठीक, ये पदानुक्रमित प्रणाली नहीं। कई सारे हो सकते हैं पदानुक्रमित लेकिन सबके सब नहीं है, ये कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अंतर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन हायरार्की। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, सच एज लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और नेशनैलिटीज के आधार पर भी हम डिवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हायरार्किकल है वो, लेकिन स्ट्रेटा है, ये कहते हैं, हायरार्की नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी इमैनुअल वॉलेस्टिन की थी, उसमें वो स्ट्रेटा बताते हैं लेकिन हायरार्की नहीं बताते। उसमें एक को पेरिफेरी कोर, एक को सेमी पेरिफेरी बताते हैं। वैसे ही भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर एक व्यवस्था बन सकती है स्तरीकृत की, लेकिन ये पदानुक्रमित नहीं होती है, ठीक है। तो हायरार्की और डिफरेंस में भी ये यही बताते हैं कि हायरार्की इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग स्ट्रेटिफिकेशन, बट यस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स आर देयर एंड डिफरेंस इज नॉट अ हायरार्की। तो ये कहते हैं कि अंतर के आधार पे जो है बहुत सारे स्तरीकृत प्रणालियां होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो पदानुक्रमित हो। हाँ, कुछ समाज में पदानुक्रमित, जैसे कास्ट सिस्टम पदानुक्रमित है, लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटी वो पदानुक्रमित नहीं है, लेकिन वहां पर भी इन्होंने देखा है कि हायरार्की पाई जाती है। जैसे ईवा रोजनफील्ड ने एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया बहुत अच्छा सा, ईवा रोजनफील्ड ने किबुज्म का अध्ययन किया था, तो वहां पर उन्होंने बताया कि वहां हायरार्की नहीं होती, वहां पे क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक। तो वो मैनेजर्स भी क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन का एक पार्ट है, उनमें हायरार्की नहीं है बट देयर इज मैनेजर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये समझाते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में जो है हायरार्की इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी में भी इंपॉर्टेंट। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स इनका दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दीपांकर गुप्ता जी का। जाति और राजनीति के बारे में भी ये कुछ बातें कहते हैं। वन ऑफ द दीपांकर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी इज हिज एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। अब ये कहते हैं कास्ट सिस्टम ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे आपको अभी मैं जीएस घुरिये पढ़ाया कुछ समय पहले, तो उसमें मैंने बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल डिविजन्स की बात नहीं की है, बट जब दीपांकर गुप्ता अध्ययन करते हैं तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, गहरा योगदान है जाति व्यवस्था में। जाति व्यवस्था और भारतीय राजनीति का संबंध जो है उसका विश्लेषण इन्होंने किया है। ये कहते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट सिस्टम एंड द इंडियन पॉलिटिक्स, और इसी चीज को इन्होंने एनालाइज किया है। ये नहीं कहते कि भैया कास्ट का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। गुप्ता व्यूज कास्ट नॉट मियरली एज अ सोशल स्ट्रक्चर बट एज अ डायनामिक एंड फ्लूइड पॉलिटिकल फोर्सेस। कास्ट क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करती है, दीपांकर गुप्ता कहते हैं, और खासतौर से इंडिया के अंदर कास्ट जो है फुली पार्टिसिपेट कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती है, पूरा का पूरा कास्ट। तो ये कहता है कि दीज पॉलिटिकल फोर्सेस शेप्स द आइडेंटिटी ऑफ द कास्ट एंड पावर रिलेशंस इन इंडियन सोसाइटी। दीपांकर गुप्ता ने जाति को न केवल एक सामाजिक संरचना के रूप में देखा है, बल्कि ये एक गतिशील राजनीतिक शक्ति के रूप में भी ये देखते हैं। ये कहते हैं भारतीय समाज में जाति जो है वो राजनीति के साथ जोड़ करके अपनी पहचान बनाती है और शक्ति संबंधों को आकार देती है, यानी जिस जाति में ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगा वो ज्यादा शक्तिशाली रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं समझता था कि दीपांकर गुप्ता जी के लिए आपको समझना जरूरी है,
और अगर आप बहुत आसान तरीके से सोशियोलॉजी को ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच 1.0 स्टार्ट हो गया जिसमें यूनिट 1 चल रहा है। तो इस क्लास को एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल कैसे करते हैं आपको सबको पता है। कोई भी मेरा वीडियो, इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे, उसमें से कोई भी फॉर्म भर दीजिए, और नहीं तो क्लिक टू द ऑफर एक स्टेटमेंट है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं लगातार, वो हमारे मास्टर क्लासेस होती हैं, और यूट्यूब की क्लास आप लोग जानते हैं कि 11 बजे होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मास्टर क्लासेस आप कैसे देख सकते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक, देखिए मैं अभी अपने आप को क्लोज कर रहा हूं और मैं सीधे आपको मास्टर क्लास में ले चल रहा हूं। 1 मिनट नहीं लगेगा और मास्टर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले हम गूगल क्रोम देख लेते हैं। तो वेयर इज गूगल क्रोम भाई? ओके, यस, ये गूगल क्रोम की वेबसाइट है। ठीक, देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे, और मैं अपने आप को अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूं। तो देखिए आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बता देता हूं मैं। ये मोर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसमें फ्री लाइव सेशन पे आपको क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। फ्री लाइव सेशन पे आपने क्लिक कर दिया, आप यहां पहुंच जाएंगे। आप क्या है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप टीचिंग एग्जाम से संबंधित हैं, तो ये टीचिंग एग्जाम पे आप क्लिक कर दीजिए। और 4 बजे हमारी लाइव फ्री क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, ये भी याद रखिएगा। तो टीचिंग एग्जाम में जब आप क्लिक करते हैं, इसको हटा दीजिए, भरना है तो भर दीजिएगा। ये देखिए, ये लिखा यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, लाइव क्लास पे आप आ जाते हैं। ठीक, ये आपकी सारी क्लासेस, ये पास्ट क्लासेस नजर आ रही हैं, ये अपकमिंग क्लासेस नजर आ रही हैं। ठीक है, तो पास्ट क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस दोनों आपको दिख जाती हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो ये कम्युनिटी वाली क्लास है, इसको व्यू कर दो तो आपको अभी कम्युनिटी वाली क्लास दिखने लगेगी। बस ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को पता चल गया अच्छी तरह से। और भाई जेआरएफ चाहिए है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है दोस्त। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वो सारे लिंक आपको वहीं पर मोर में मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।